जय हिंद फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको पता चलता रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और मुझे भी पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्टर का ईमेल है और इन्वेस्टर सीधा पॉइंट पे आ गए हैं कि प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। तो हम रिव्यू करते हैं, चलिए हम भी सीधा पॉइंट पे चलते हैं। तो इन्वेस्टेड अमाउंट है इनके पास 1,98,000 का, करंट वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। अभी इनके पास प्रॉफिट हो रहा है 6,000 रुपीज़ का, जो कि है अराउंड 3%। और नंबर ऑफ होल्डिंग्स है इनके पास 15। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनीज़ के बारे में, फंडामेंटल्स उसके, कंपनी अच्छी है या नहीं। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या इस पोर्टफोलियो में 15 कंपनीज रखनी चाहिए या नहीं। फर्स्ट कंपनी इनके पास है एल्काइल अमाइन, क्वांटिटी है 5, इन्वेस्टेड अमाउंट है 13,000 रुपये और करंटली इसमें नुकसान हो रहा है 3% का। तो ये एक अच्छी कंपनी है, इसको आप बिल्कुल रख सकते हैं। ये कंपनी एक मार्केट लीडर है एल्फेटिक अमाइन सेगमेंट में। अभी कुछ टाइम से ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, जो कि 5 से 10 साल का, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है और रिटर्न भी आपको बना के दे सकती है। तो इसके साथ आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है एशियन पेंट, क्वांटिटी है 15, इन्वेस्टेड अमाउंट है 42,000 और करंटली अभी इसमें लॉस हो रहा है 1% का। ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो कंपनी जो आपका कंसिस्टेंटली, सो वर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंटली। ये कंपनी कंसिस्टेंटली 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में आपका पैसा बनाती रहती है अराउंड 20% के CAGR के हिसाब से। आइए मैं आपको इसका एक बारी चार्ट दिखा देता हूँ, जिससे थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा समझने के लिए। ये मैं आ गया हूँ एशियन पेंट के लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न पे, और इसमें आप देखिए ये कंपनी कैसे धीरे 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 करके ऊपर जा रही है। तो ये चार्ट पैटर्न कहलाता है कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी का चार्ट पैटर्न, जो कि धीरे 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 करके ऊपर जाता है। इसमें आपको ऐसी फ्लक्चुएशन नहीं मिलेंगी कि ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। ऐसी कंपनीज में क्या होता है, होल्ड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, और सबसे ईजी होल्ड करना होता है इस तरीके की कंपनी को, जो कि है कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी, जो कि धीरे 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 करके आपका पैसा ऊपर बढ़ाती रहती है। तो ये तो बात होगी कंसिस्टेंट कंपाउंडर रिलेटेड कंपनी के लिए, बट अगर मैं इस कंपनी के बारे में भी स्पेसिफिकली बात करूं तो एक कंपनी मार्केट लीडर है पेंट सेगमेंट में। इसके पास 50% मार्केट शेयर है। 50% मार्केट शेयर का मतलब है कि अगर 100 डिब्बे पेंट के बिकते हैं हम इंडिया में, सो आधे डिब्बे एशियन पेंट के बिकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जो कि बताता है कि कंपनी का बिजनेस कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये कंपनी एशिया की बिगेस्ट पेंट कंपनी है। और अभी ये कंपनी होम डेकोर के सेगमेंट में भी स्टार्ट कर दिया इसने बिजनेस अपना, और होम डेकोर का जो मार्केट है वो पेंट बिजनेस से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो अगर ये कंपनी होम डेकोर के सेगमेंट में भी अच्छा स्टार्ट कर देती है परफॉर्म करना, तो आगे चल के ये और भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो इसके साथ भी आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है इनके पास बजाज फाइनेंस, क्वांटिटी है 5, इन्वेस्टेड अमाउंट है 29,000 और इसमें अभी लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 9% का। ये कंपनी भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, एक लीडर है NBFC सेक्टर से। NBFC सेक्टर क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर। सो बैंकिंग में क्या आ जाते हैं? बैंकिंग में आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक आ जाते हैं, PSU बैंक्स आ जाते हैं, और जो फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है लेकिन जो बैंक नहीं होती, उसको बोलते हैं NBFC। तो बजाज फाइनेंस क्या करता है? लोन्स प्रोवाइड करता है। तो उस बिज़नेस में ये मार्केट का लीडर है। और फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर में कैसे देखते हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, वो पता चलता है उनके NPS से। NPS क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब है कि मैंने अगर 100 लोगों को लोन दिया है तो उसमें से मेरे कितनी पॉसिबिलिटी है कि कितने लोग लोन नहीं देंगे। तो जितनी ज़्यादा 100 में से जितने वो कम लोग होंगे मेरे बिज़नेस के लिए उतना अच्छा है। तो इस कंपनी के जो NPS हैं परसेंटेज में बहुत कम है, सबसे ज़्यादा कम NPS इसी कंपनी के रहते हैं। और वो क्यों रहते हैं? क्योंकि ये कंपनी डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। इसके पास बहुत बड़ा डेटा बेस है, इसको पता है कि कौन कस्टमर लोन पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और उस हिसाब से ये लोन देती है। तो ये अभी प्रॉफिट भी अपने बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रही है, और लास्ट 10 साल में भी इसने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने शेयर होल्डर को। और ये क्रेडिट बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जो कि ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद रहेगा नहीं, ये एक लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है, आगे चल के भी रहेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ये क्रेडिट का बिजनेस बहुत पुराना बिजनेस है और बहुत ही स्टेबल बिजनेस है, जो कि हमेशा रहेगा ही रहेगा हर एक इकोनॉमी में। तो इसके साथ भी आप बिल्कुल जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी इनके पास है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्वांटिटी है 19, इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,500 और अभी इसमें लॉस हो रहा है 9% का। सो ये एक PSU बैंक है, और PSU बैंक्स में क्या दिक्कत रहती है? PSU बैंक्स में प्रॉब्लम ये रहती है कि ये बैंक्स कंसिस्टेंटली पैसा बना के नहीं देते अपने शेयर होल्डर्स को। इन बैंक्स के साथ क्या होगा कि 5 साल में एक बार ये रैली दिखा देंगे थोड़ी सी, उसके बाद फिर से डाउन चले जाएंगे। और जितने भी स्कैम्स और ये सब चीज़ें आप सुनते हैं, आपको हमेशा दिखेगा कि उसमें लोन किसने दिया होता है ज़्यादातर? उसमें लोन ज़्यादातर PSU बैंक्स ने ही दिया होता है। तो इनकी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत रहती है, इनका बिजनेस बिल्कुल ही ख़राब रहता है। आइए मैं एक बार आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो अब मैं आ गया हूँ चार्ट पे बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो आप देख सकते हैं 5 साल में इस बैंक ने कितना रिटर्न बना के दिया है? 20% का सिर्फ। तो अगर किसी ने 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होगा
तो 5 साल में उसको सिर्फ 20% का रिटर्न मिला। इससे ज़्यादा रिटर्न तो एफडी आपको दे देती बना के। और अगर मैं लॉन्ग टर्म देखूं चार्ट पैटर्न इसका, तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न जो कि ये लिस्ट हुई थी 97 में और अब 23 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं। 25 साल में 635% का इसने सिर्फ रिटर्न बना के दिया है। और जो मैं आपको बोल रहा था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इनमें रहती है, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, ये सब इसमें चलता ही रहता है। तो अभी फिर से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होता है, लोग ज़्यादातर फंस जाते हैं। जब ऊपर जाने लगता है तो लोग खरीदने लगते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, इवेंचुअली वो फिर से नीचे आने लगता है, फिर उनको अल्टीमेटली लॉस में निकाल के इनको बेचना पड़ता है। तो ऐसी कंपनी से आप दूर ही रहिए, पीएसयू बैंक से आप दूर ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको बैंकों में इन्वेस्ट करना है तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ जाइए। आप एचडीएफसी के साथ जा सकते हैं, आईसीआईसीआई के साथ जा सकते हैं, कोटक बैंक के साथ जा सकते हैं। ये 3 बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत ज़्यादा अच्छे बैंक है। ये आपका पैसा ईजिली और कम टेंशन के साथ कंसिस्टेंटली बना के दे सकते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में। नेक्स्ट कंपनी इनके पास है पॉलीकैप, क्वांटिटी है 10, इन्वेस्टेड अमाउंट है 27,000 और इसमें अभी प्रॉफिट हो रहा है 8% का। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। ये कंपनी जो है वो लीडर है वायर्स एंड केबल सेक्टर में, और इस कंपनी ने अभी 5 साल भी कंप्लीट नहीं किए हैं और 5 साल में इसने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पैटर्न। तो ये आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न इस कंपनी का। तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2019 में और अप्रैल में लिस्ट हुई थी, तो अभी इसने कंप्लीट नहीं किए हैं 5 साल, और 5 साल से कम पीरियड में ही इसने 365% का रिटर्न बना के दिया अपने शेयर होल्डर को। तो ऐसी कंपनीज के साथ आपको रहना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जिनका बिजनेस अच्छा है, जिनका प्रॉफिट रेगुलरली बढ़ता जा रहा है, सेल्स बढ़ती जा रही है और कंसिस्टेंटली जो पैसा बना के देती जा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो इस कंपनी के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं और इसमें चाहे तो और भी ज़्यादा पैसा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी है, अभी छोटी भी है अपने मार्केट साइज़ के हिसाब से, बट अपने सेक्टर में लीडर है। तो लीडर कंपनी के साथ आप जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा आपका पैसा सेफली और धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट कंपनी है आर पावर, क्वांटिटी है 2, इन्वेस्टेड अमाउंट है 28 रुपये और इसमें लॉस हो रहा है 18% का। ऐसी कंपनी से आपको बिल्कुल बिल्कुल दूर रहना चाहिए, चाहे आपने भले ही इसमें 30 रुपये लगाए हैं, लेकिन वो 30 रुपये भी वर्थ नहीं है इसमें लगाना, क्योंकि रिलायंस पावर में कोई पावर बची ही नहीं है। ये लॉस पे लॉस दिखाए जा रहे हैं, इनका कोई प्रॉफिट ही नहीं बना पा रहे हैं ये कंपनी। और इस कंपनी पे इतना ज़्यादा कर्जा है, इतना ज़्यादा कर्जा है कि कर्जे के तले ये दब चुकी है, और कर्जे ने ही इसकी ये हालत करी है कि आज की डेट में ये शेयर 10 रुपये से भी कम का है। तो ये मैं आ गया हूँ रिलायंस पावर के चार्ट पे। तो अभी इसका प्राइस है ऑलमोस्ट अराउंड 10 रुपये, और इसका मैं अगर आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न जो है वो ऐसे जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा चेक है, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका हमेशा लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखिए। अगर उस कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न ऐसे जा रहा है कि ऊपर से नीचे इस तरफ, तो उस कंपनी से आपको दूर रहना है। और अगर ये चेक आप फॉलो करेंगे तो शेयर मार्केट में जो बहुत ज़्यादा बेकार कचरा कंपनीज़ है, उन कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करने से बच जाएंगे। आपको किस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपको इन्वेस्ट करना है जिस कंपनी का चार्ट ऐसे जा रहा है, धीरे धीरे करके लेफ्ट से बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ जा रहा है। और इसका अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा उल्टा है, इसका ऐसे गया है। तो ये आप चेक ज़रूर करिएगा इन्वेस्ट करने से पहले, आपका कैपिटल बहुत हद तक सेफ हो सकती है। नेक्स्ट कंपनी है टाटा केमिकल, क्वांटिटी है 7, इन्वेस्टेड अमाउंट है 5500 और इसमें प्रॉफिट हो रहा है 28% का। ये कंपनी भी ओके कंपनी है, कुछ इतना कुछ खास इसमें नहीं है ऐसा कि इसके पास बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है या इसके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ओके कंपनी है। तो अगर आपको ओके कंपनी रखनी है अपने पोर्टफोलियो में तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसी कंपनीज देख सकते हैं केमिकल सेक्टर में जो कि मार्केट की लीडर हैं या जिनके पास अच्छा मार्केट शेयर है। ऐसी कंपनीज़ के एग्जांपल हैं फाइन ऑर्गेनिक, दीपक नाइट्रेट, आप चाहे तो पीडीलाइट के साथ भी जा सकते हैं। ये 3 कंपनीज़ अच्छी कंपनीज़ हैं, चाहे तो आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है टीसीएस, क्वांटिटी है 3, इन्वेस्टेड अमाउंट है 9700 और अभी इसमें प्रॉफिट हो रहा है 9% का। तो ये एक शानदार कंपनी है। ये आईटी सर्विसेज कंपनी में मार्केट की लीडर है और ये दुनिया की नंबर 2 कंपनी है आईटी में, और टाटा का नाम इससे जुड़ा हुआ है, टाटा की ट्रस्ट इससे जुड़ी हुई है। तो इस कंपनी के साथ बिल्कुल जाया जा सकता है। ये भी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है जो कि धीरे धीरे करके अपने शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ाती रहती है। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म नहीं देखना है कि 1 साल या 2 साल, मिनिमम 5 साल आपको लेके चलना है। 5 साल अगर आप लेके चलेंगे तो आप ये हमेशा देखेंगे कि ऐसी कंपनी पैसा हमेशा बना के देती ही देती है। तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, इसको आप बिल्कुल पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और ये ऐसी कंपनी है जो आपका पैसा धीरे धीरे करके बढ़ाती रहेगी। मे बी ऐसे नहीं बढ़ाएगी कि 40% बढ़ा दिया 1 साल में या 40% CAGR से बढ़ा दिया, लेकिन 15 से 20% के CAGR के आसपास ही बढ़ा के देगी। लेकिन आपको यह है कि आपको टेंशन नहीं रहेगी, आपको नींद अच्छी आएगी इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो। ये मैं आ गया हूँ TCS के चार्ट पे और इसका मैं आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो वही आपको दिखेगा, बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ जाता हुआ, ये देखिए, और धीरे धीरे करके ये देखिए ऊपर जाता है। इसे कहते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी, और ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। रिलायंस पावर का आपने देखा था तो बिल्कुल उल्टा था, तो उससे तो बिल्कुल दूर रहना है।
नेक्स्ट कंपनी इनके पास है यूनियन बैंक, क्वांटिटी है 10, इन्वेस्टेड अमाउंट है 800 रुपये और अभी इसमें इनको लॉस हो रहा है 8 रुपये का। ये अगेन फिर से एक पीएसयू बैंक है, तो मेरे कमेंट सेम ही रहेंगे जो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए थे। सब पीएसयू बैंक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आप ये मान सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये भी नो है, बट अगर किसी को फिर भी इन्वेस्ट करना है पीएसयू बैंक में तो प्लीज़ आप इन्वेस्ट करिएगा, लेकिन अपनी स्टडी अच्छे से करके ही इन्वेस्ट करिएगा। बट मुझे क्यों ये अच्छे नहीं लगते वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट कंपनी है कैनरा बैंक, क्वांटिटी है 30, इन्वेस्टेड अमाउंट है 10,000 रुपीज़ और इसमें लॉस हो रहा है 12% का। ये भी एक पीएसयू बैंक है, तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल ये नो है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है एचडीएफसी बैंक, क्वांटिटी इज़ 15 और इन्वेस्टेड अमाउंट है 23,000 और इसमें अभी प्रॉफिट हो रहा है 4% का। तो ये एक अच्छा बैंक है, ये एक पोर्टफोलियो कंपनी है और ये भी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है जो धीरे धीरे करके आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बना के देती रहती है। तो मेरी तरफ से ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है पोर्टफोलियो में रखने के लिए। नेक्स्ट कंपनी है आईसीआईसी बैंक, क्वांटिटी है 30, इन्वेस्टेड अमाउंट है 26,000 और इसमें लॉस हो रहा है 3% का। तो ये भी एक अच्छा बैंक है, चाहे तो इसको भी रख सकते हैं, बट मैं अगर होता तो मैं एक ही बैंक रखता, या तो एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि ज़्यादा कंपनी रख के एक ही सेक्टर का कुछ फ़ायदा नहीं है। आपका बस वो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ बढ़ा देता है और उससे फिर क्या दिक्कत रहती है कि जब भी आपको मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का या और क्वांटिटी ऐड करने का, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किस में ऐड करें, या एचडीएफसी में करें या आईसीआईसी बैंक में करें। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन आप करिए, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग सेक्टर में करिए। एक ही सेक्टर की 5 कंपनी लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। एक ही सेक्टर की एक कंपनी रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 रख लीजिए, लेकिन उसके लिए आपका पोर्टफोलियो का अमाउंट जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। और जब आप 2 कंपनी भी रखते हो तो पहली तो कंपनी आपकी लीडर होनी चाहिए, दूसरी कंपनी आपकी छोटी कंपनी होनी चाहिए जो कि लीडर से ज़्यादा तेज़ी से अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, तभी फ़ायदा है। अदरवाइज़ कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो लीडर से ज़्यादा तेज़ी से पैसा नहीं बना पा रही है, प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, तो लीडर से ज़्यादा तेज़ी से वो आपका शेयर प्राइस का रिटर्न भी नहीं दे पाएगी। तो उससे तो बेटर है कि आप फिर लीडर के साथ ही रहिए। नेक्स्ट है इनके पास मफेंग, जो कि एक ETF है, क्वांटिटी है इनके पास 107, इन्वेस्टेड अमाउंट है 4,000 के आसपास और इसमें इनको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। तो ये ETF है, ये ETF में क्या रहता है, ये ETF में 10 कंपनीज़ हैं यूएस की IT कंपनीज़, बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज़। तो यूएस की टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करने से अच्छा आप ETF भी ले सकते हैं। तो जो भी आप पैसा इसमें डालेंगे ऑटोमेटिकली उन 10 कंपनीज़ में लग जाएगा। तो जिसको अगर यूएस कंपनीज़ में इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने का, वो ये ETF के साथ जा सकते हैं। कुछ खराबी नहीं है इसके साथ, इस ETF के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम, क्वांटिटी है 10, इन्वेस्टेड अमाउंट है 800 रुपये और अभी लॉस हो रहा है 5% का। तो ये एक कंपनी मेटल सेक्टर से बिलोंग करती है और मेटल सेक्टर मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। रीज़न है कि मेटल सेक्टर बहुत ज़्यादा साइक्लिकल रहते हैं। साइक्लिकल का मतलब वही है कि 5 साल में एक बार बढ़ गए या 10 साल में कभी 1-2 बार बढ़ गए, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी इनमें, कभी कभी भी बढ़ेंगे फिर ज़्यादातर गिरे ही रहेंगे। तो पैसा बनाना मेटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है और बहुत ज़्यादा टेंशन भरा भी रहता है। इसका मैं आपको एक बारी चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न है और आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कितने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कोई लेह लद्दाख में हम चले गए हैं और ये बस माउंटेन्स बनी हुई हैं। तो इस कंपनी में पैसा कौन बना सकता है? पैसा वही बना सकता है जिसको पता है कि इस पॉइंट से रैली आने वाली है, ऊपर वाली। जैसे कि इस पॉइंट से अगर किसी ने लिया होगा तो उसने ये रैली को एंजॉय कर लिया, तो यहाँ पे अगर बेच दिया तो पैसा बन गया। लेकिन ये पता करना, ये वाले पॉइंट्स पता करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या, इम्पॉसिबल है, किसी को नहीं पता होता। तो ऐसी कंपनीज़ में पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। और इसमें भी आप देखिएगा 5 साल के रिटर्न कितने हैं, 23%। तो वही कहानी है, घूम फिर के कुछ फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट कंपनी इनके पास है PNB, क्वांटिटी है 13, इन्वेस्टेड अमाउंट है 750 और अभी लॉस हो रहा है 11% का। ये भी एक PSU बैंक है, तो इसके लिए भी मेरे कमेंट सेम ही रहेंगे। तो आप बिल्कुल उन कमेंट्स को जो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए थे इसमें भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए ये भी एक नो है। तो कंपनीज़ हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। अब आ जाते हैं कि क्या इस पोर्टफोलियो में हमें 15 कंपनीज़ रखनी चाहिए या नहीं। सो देखिए, पोर्टफोलियो का साइज़ है अभी अराउंड 2 लाख रुपीज़। सो इस पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से मुझे लगता है 15 कंपनीज़ थोड़ी ज़्यादा है। पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से मुझे लगता है 6 कंपनीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए इस पोर्टफोलियो में। 6 मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, बट मिनिमम 3 होनी चाहिए। तो 3 से 6 के बीच में आप कंपनीज़ इसमें रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा बेटर कैपिटल एलोकेशन होगा कंपनीज़ को, और अगर कुछ रिटर्न भी मिलेगा तो वो थोड़ा सब्सटैंशियल रिटर्न दिखेगा, कुछ दिखेगा कि रिटर्न मिल रहा है। अगर 3,000 रुपये हम लगाएंगे किसी कंपनी में तो उसका रिटर्न भी अगर बनेगा तो क्या बनेगा। तो जब आपका पोर्टफोलियो का अमाउंट छोटा है तो कम कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करिए, ताकि जब कभी मौका भी मिले, कभी वो कंपनीज़ नीचे भी आती हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट भी कर पाएँ। 15 कंपनीज़ रहेगी तो आप ढूंढते रहेंगे या सोचते रहेंगे कि किस में मैं एडिशन करूँ, किस में और होल्डिंग्स बढ़ाऊँ। और जो ये 3 से 6 कंपनीज़ मैं बोल रहा हूँ, कोशिश आपको ये करनी है कि 3 से 6 कंपनीज़ मैक्सिमम जो है मार्केट की लीडर कंपनीज़ हो, ऐसी कंपनीज़ हो जिसके पास कुछ मोट हो। मोट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि नेस्ले का जो बेबी फूड होता है, तो बेबी फूड जो नेस्ले का है वो एक तरीके से उसका एक मोट है, क्योंकि 90% जो बेबी फूड बिकता है वो नेस्ले कंपनी का बिकता है। आपने सुना होगा उनके नाम,
सेरेलैक और ये नेस्टम करके जो आते हैं। तो अगर वो बेबी फूड के दाम बढ़ा भी देंगे तो भी कस्टमर वो प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। तो ये उनके पास कह सकते हैं कि प्राइसिंग पावर है या उनकी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि कोई और कंपनी ऐसा नहीं कर सकती बेबी फूड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकता ही नेस्ले का बेबी फूड है। प्लस एक और चीज़ है नेस्ले के पास कि आप बेबी फूड की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो जब एडवर्टाइजमेंट ही नहीं कर सकते आप, तो आप अपना प्रोडक्ट बताएंगे कैसे कि किस कंपनी ने लॉन्च किया है नहीं किया, तो इसका भी एक एडवांटेज मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहलाती है या मोड कहलाती हैं। तो ऐसी टाइप की कंपनीज आपको ढूंढनी है, ऐसी टाइप की कंपनीज आपको मिल जाएंगी हर सेक्टर में, और ऐसी कंपनीज के पास आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर रहेगा हमेशा, और ज़्यादातर ये कंपनीज अपने सेक्टर की लीडर भी रहेंगी। तो ऐसी कंपनीज को आपको चुनना है जो मार्केट लीडर हो, जिनके पास अपनी मार्केट सेगमेंट में मार्केट शेयर ज़्यादा हो और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर हो तो सबसे बढ़िया बात है। और अभी मैं आपको 3 से 6 कंपनीज बोल रहा हूँ क्योंकि साइज़ थोड़ा अभी छोटा है, लेकिन आई एम श्योर आप आगे चल के इसको और भी बड़ा बनाएंगे। तो जैसे जैसे आप इसको और बड़ा बनाते जाएंगे तो धीरे धीरे करके आप और भी कंपनीज इसमें ऐड कर सकते हैं। बट जितनी कम कंपनीज आप रखेंगे उतना आपको अच्छा रिटर्न कंपनी बना के देगी। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वो आपका म्यूचुअल फंड बन जाता है ज़्यादातर पोर्टफोलियो, या फिर वो सेंसेक्स निफ्टी की तरह ही रिटर्न देगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपनीज हो जाएंगी उतनी आपकी रिस्क कम तो हो जाएगी लेकिन रिटर्न भी कम हो जाएंगे। तो हमें फोकस्ड पोर्टफोलियो रखना है, कम कंपनीज रखनी है लेकिन सबसे बेस्ट कंपनीज रखनी है। तो चलिए इस पोर्टफोलियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।